नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं। और वाक्य के बारे में मित्रों हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को उदाहरणों सहित हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं मित्रों संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। संरचना या यूं कहें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और जब इस आधार पर वाक्य के भेदों की बात करते हैं मित्रों तो 3 भेद होते हैं। आप सभी जानते हैं वो 3 भेद कौन कौन से हैं। एक को हमने कहा सरल या साधारण वाक्य। दूसरे भेद को हमने कहा मित्रों संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो हमारा भेद है मित्रों उसको हमने कहा मिश्र वाक्य। कहीं कहीं पर मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये बातें जो है संरचना के आधार पर है। मोटे तौर पर आप समझिए एक उद्देश्य, एक विधेय, प्रायः एक उद्देश्य और एक विधेय, 2 समानाधिकरण उपवाक्यों का योग है ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, और यहां जब बात करते हैं प्रधान व आश्रित उपवाक्यों का योग, ठीक है मित्रों, ये तो सरल सी बातें आपके सामने रखी है। अब एक एक प्रकार को उदाहरणों सहित परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जुड़ जाइए। पहला हमारा प्रकार है मित्रों वो है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा, रचना की दृष्टि से वे वाक्य रचना की दृष्टि से वे वाक्य जिनमें प्रायः उद्देश्य व विधेय एक ही होता है। विधेय एक ही होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कोई उपवाक्य नहीं होता है, और न ही उपवाक्यों का योग होता है। न ही उपवाक्यों का क्या होता है मित्रों? योग होता है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं मित्रों? ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, देखिए प्रमुख बातें हम सरल वाक्य की करते हैं। देखिए इसमें प्रायः एक ही कर्ता होता है। ठीक है,
इसमें प्रायः एक ही क्रिया होती है, इसमें प्रायः एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, इसमें प्रायः एक ही क्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्रिया होती है जो मुख्य होती है, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें पूर्वकालिक क्रियाओं की स्थिति में एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, जब कभी हम कहते हैं कि बच्चे को नहलाकर विद्यालय भेजा, तो नहलाकर पूर्वकालिक क्रिया है और मुख्य क्रिया यहाँ भेजना है मित्रों। इसलिए इस प्रकार के वाक्य भी सरल वाक्यों में ही आने वाले हैं या साधारण वाक्यों में ही आने वाले हैं। कुछ और बिंदु हम लिख रहे हैं, आप आराम से इन बिंदुओं को देख लीजिएगा, फिर लिखिएगा। सरल वाक्य में कितने घटक होते हैं? वाक्य में कितने घटक होते हैं? कितने घटक होते हैं इनका निर्धारण ठीक है, सरल वाक्य में कितने घटक होते हैं इनका निर्धारण, सरल वाक्य में कितने घटक होते हैं इनका निर्धारण क्रिया पर निर्भर करता है, यानी क्रिया एक ही होती है, मुख्य क्रिया एक ही होती है, दारोमदार सारा ही क्रिया पर ही निर्भर करता है। सरल वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया व उनके विस्तार आते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, इस प्रकार के वाक्यों में एक समापिका क्रिया अवश्य होती है, समापिका क्रिया अवश्य होती है, यानी असंतुष्टि जैसा कोई कार्य नहीं है, इनमें कोई उपवाक्य नहीं होता है, कोई उपवाक्य नहीं होता है, ठीक है, इनमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। ठीक है मित्रों, कोई उपवाक्य इसमें नहीं होता है। एक से अधिक कर्ता होने पर भी, एक से अधिक कर्ता होने पर भी क्रिया प्रायः एक ही होती है, क्रिया प्रायः एक ही होती है। मोटे तौर पर सरल वाक्य की अगर हमें पहचान करनी है मित्रों, तो पहचान ये है कि इसमें प्रायः मुख्य क्रिया एक ही होती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्यों में दो या दो से अधिक कर्ता होते हैं और क्रियाएं भी अलग अलग होती है।
जबकि सरल वाक्य में ऐसा नहीं होता है। प्रायः एक कर्ता होता है और एक ही क्या होती है, क्रिया होती है। जब हम तीनों प्रकार के वाक्यों को पढ़ लेंगे और आप कंपैरिजन करेंगे तो आप आसानी से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचान जाएंगे। कुछ उदाहरणों सहित बात करते हैं, घबराएं नहीं। चलिए उदाहरण लिखते हैं। जैसे माता जी ने निधि को एक साड़ी दी। देखिए उदाहरण बहुत सारे लिख रहा हूं मैं। माता जी ने निधि को एक साड़ी दी। निधि को क्या दी? एक साड़ी दी। मनोज कल से बीमार है। मनोज कल से बीमार है। ध्यान देना, सरल वाक्य है, कोई उपवाक्य है ही नहीं इसमें। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम किया सरल वाक्य के अंतर्गत। ठीक है। फिर देखिए, मैं आजकल रोज मंदिर जाता हूं। मैं आजकल रोज मंदिर जाता हूं। मैं आजकल रोज मंदिर जाता हूं। पता चला परीक्षा नजदीक आ गई है, इसलिए जरूर थोड़ा सा भगवान को भी चकमा देने के लिए रोज जाता हूं। ठीक है, लेकिन वो कहाँ चमत्कृत होंगे मित्रों? सच्चे मन से आप अगर ध्यान करते हैं तो सब जगह पर परमात्मा ही है। बतख के आकार वाली नाव। बतख के आकार वाली नाव तालाब में तैर रही है। बतख के आकार वाली नाव तालाब में तैर रही है। हर्षित इन दिनों व्यायामशाला जाता है। सारे ही देखना, सारे ही सरल वाक्य। हर्षित इन दिनों व्यायामशाला जाता है। शाला जाता है। व्यायामशाला जाता है। इन दिनों कहाँ जाता है मित्रों? व्यायामशाला जाता है। ठीक है। रमा गीता और सीता पढ़ रही है। तीनों मिलकर मित्रों एक ही क्रिया करती है, तो इसको भी हम सरल वाक्य के रूप में ही मानते हैं। प्रतिभावान छात्रों ने अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन किया। ठीक है। प्रतिभावान छात्रों ने। अब ऐसा नहीं है कि सर ये तो वाक्य बहुत लंबा है इसलिए ये सरल वाक्य नहीं होगा, ऐसी बात नहीं मित्रों। इन सभी मित्रों ने काम तो एक ही किया है, नाम रोशन किया है। बस प्रतिभावान छात्रों ने अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन किया। लंबा जरूर दिख रहा है, लेकिन ये न तो संयुक्त है मित्रों, न मिश्र है, ये तो सरल वाक्य ही है। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों से आपको रूबरू कराता हूं, क्योंकि उदाहरण कम नहीं लिखूंगा, ताकि आपको ध्यान में रह जाए। मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूं। मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूं। मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूं। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है। मेरी छोटी बहन दांतों की डॉक्टर है। ठीक है मित्रों। फिर देखिएगा, महात्मा गांधी ने साधना से इस देश को आजाद कराया।
महात्मा गांधी ने साधना से इस देश को आजाद कराया। साधना से इस देश को क्या कराया मित्रों? आजाद कराया। माँ ने बेटे को नहलाकर विद्यालय भेजा। मुख्य क्रिया एक ही है मित्रों, ठीक है, विद्यालय भेजा। इसलिए ये भी जो है वो सरल वाक्य में ही आने वाला है। अध्यापक जी ने कल बच्चों को मिठाई दी। अध्यापक जी ने कल बच्चों को मिठाई दी। मित्रों, इन सारे ही वाक्यों में आप देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको उपवाक्य जैसी स्थिति का बोध नहीं होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि दो वाक्यों को आपस में कहीं जोड़ा गया है। ये एक ही वाक्य है, इसमें किसी प्रकार के कोई उपवाक्य नहीं है मित्रों, और प्रायः एक ही क्रिया है। इसलिए ये सारे ही उदाहरण मेरे मित्रों क्या है? सरल वाक्य के उदाहरण हैं। सरल वाक्य के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो प्रकार है मित्रों, वो है हमारा संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जॉइंट सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं मित्रों, ठीक है ना? हाँ, जॉइंट सेंटेंस कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य नाम से ही पता चलता है, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़, ठीक है। रचना की दृष्टि से वे वाक्य जो प्रायः दो या दो से अधिक समानाधिकृत उपवाक्यों से निर्मित होते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपवाक्य, जब दो या दो से अधिक समस्तरीय उपवाक्य, जब किसी योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्रायः दो उद्देश्य व दो विधेय होते हैं। कई बार
भले ही उद्देश्य एक हो पर विधेय दो ही होते हैं, विधेय दो होते हैं। ठीक है, लेकिन विधेय क्या होते हैं? दो होते हैं। ठीक है मित्रों, तो संयुक्त वाक्य के बारे में आप देखिए हमने क्या लिखा है। रचना की दृष्टि से वे वाक्य जो प्रायः दो या दो से अधिक समानाधिकृत उपवाक्यों से निर्मित होते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक समस्तरीय उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्रायः दो उद्देश्य, दो विधेय होते हैं। कई बार भले ही उद्देश्य एक हो पर विधेय दो होते हैं। अब इन बातों को हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। बहुत सरल है मित्रों, कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं, देखिएगा। दो या दो से अधिक उपवाक्य होते, अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, प्रायः दो उद्देश्य, दो उद्देश्य, दो उद्देश्य व दो विधेय होते हैं। दो उद्देश्य व दो विधेय होते हैं। प्रायः दो उद्देश्य व दो विधेय होते हैं। फिर देखिएगा, दोनों उपवाक्य समस्तरीय होते हैं। उपवाक्य प्रायः योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। उपवाक्य प्रायः योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। फिर देखिएगा, कभी कभी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए दो उपवाक्यों के मध्य योजक के स्थान पर कोमा, ध्यान देना, योजक के स्थान पर कोमा का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है मित्रों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, तो कहीं दो उपवाक्यों के मध्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, थोड़ा आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कोमा का भी प्रयोग किया जाता है। प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः उपवाक्यों के मध्य समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, संयुक्त वाक्य से संबंधित, संयुक्त
वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, प्राय 2 उद्देश्य व 2 विधेय होते हैं, दोनों उपवाक्य समस्तरीय होते हैं, उपवाक्य प्राय योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, कभी कभी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए है ना किसका प्रयोग किया जाता है, 2 उपवाक्यों के मध्य योजक के स्थान पर कॉमा का प्रयोग भी किया जाता है, प्राय उपवाक्यों के मध्य समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी विशेषताएं हैं। फिर आप देखिएगा बात करते हैं संयुक्त वाक्यों के भेद, संयुक्त वाक्य के भेद, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य के भेद। ठीक है, जो योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं उसके आधार पर हम 4 भेद करते हैं। कितने भेद करते हैं मित्रों? 4 भेद करते हैं। सबसे पहला आप देखिएगा, पहला हम लिखेंगे संयोजक संबंध, संयोजक संबंध, संबंध। दूसरा है विभाजक संबंध, विभाजक संबंध, विभाजक संबंध। तीसरा है ना संयोजक संबंध, विभाजक संबंध। तीसरा है विरोधवाची संबंध, विरोधवाची, विरोधवाची संबंध। और चौथा है विरोधवाची संबंध, और चौथा है परिणामवाची संबंध। परिणामवाची है मित्र, ध्यान दीजिए, परिणामवाची संबंध, वाची संबंध। ठीक है मित्रों, तो आप देखिएगा ये संयोजक जो संबंध है उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है योजक के रूप में, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर सीधे उदाहरणों की बात करेंगे। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ने का काम किया जाता है, और यहां प्रयुक्त होंगे और। क्या प्रयुक्त होंगे? और, तथा, एवं, तथा, एवं, फिर, है ना, एवं, फिर, ही, नहीं, ही, नहीं, बल्कि, आदि। ठीक है मित्रों, ये प्रयुक्त होता है संयोजक संबंध में। विभाजक संबंध में जब हम बात करते हैं तो या, अथवा, है ना, अथवा, फिर देखें या, न, नहीं तो, या, नहीं तो, अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा। ठीक है, न की, चाहे, चाहे, न की, ऐसा, न की, चाहे, 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 और कभी कभी की का भी प्रयोग हो सकता है। विरोधवाची में आप देखेंगे, विरोधवाची में विभाजक हो गया। विरोधवाची में हमें क्या करना है? विरोधवाची में मगर, लेकिन, किंतु, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, पर आदि। लेकिन, किंतु, परंतु, पर आदि। और इसी तरह से चौथा जो हमारा है मित्रों वो है परिणामवाची। और परिणामवाची में इसलिए, अतः, इसलिए, लिए, अतः, अतएव। ठीक है, इसलिए, अतः, अतएव, अतएव, सो, आदि, सो, आदि। ये सब समुच्चय बोधक अव्यय जो है मित्रों वो हमारे संयुक्त वाक्यों में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। एक एक को हम उदाहरणों सहित समझते हैं। सबसे पहले संयोजक संबंध वाले संयुक्त वाक्यों की बात करते हैं। आइए, नंबर वन है, नंबर 1, हाँ, संयोजक संबंध, संबंध।
दो उपवाक्यों के मध्य में वे संयुक्त वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं मित्रों, देखिएगा, उदाहरण देखिएगा। जैसे, बहुत अच्छे से आपको यहां लिखना है। जैसे देखिएगा, अध्यापक कक्षा में पहुंचे और पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यापक कक्षा में पहुंचे और पढ़ाना शुरू कर दिया। दो उपवाक्य है मित्रों, और किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा जोड़ा गया है। हम लोग शादी में पहुंचे ही तथा वे लोग भी आ गए तथा। ठीक है, फिर देखिएगा, मैंने एक बार गाली दी फिर दोबारा कभी नहीं दी। मैंने एक बार गाली दी फिर दोबारा कभी नहीं दी। संयोजक संबंध है मित्रों, जोड़ने का काम किया जा रहा है। राम नाच रहा है एवं रमा पढ़ रही है। तो मित्रों एवं देख लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, तो ये कहीं न कहीं क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को आपस में क्या कर रहे हैं मित्रों, जोड़ रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? संयोजक संबंध वाले संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी भेद की, विभाजक संबंध। मित्रों, विभाजक संबंधों की जब बात करते हैं तो आप देखिएगा, ठीक है, संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्यों के मध्य विभाजक संबंध होने पर एक को स्वीकार किया जाता है तथा दूसरे को त्यागा जाता है। या त्याग दिया जाता है। दूसरे को त्यागा जाता है या त्याग दिया जाता है। या तो तुम चलो या अपने भाई को भेज दो। उदाहरण देखिए, या तो तुम चले जाओ या अपने भाई को भेज दो।
भाई को भेज दो। मित्रों ये या जो है ये आपस में विभाजन का काम कर रहा है। फिर देखिएगा, उसे बुलाओ या उसकी बड़ी बहन को, उसे बुलाओ या उसकी बड़ी बहन को, ठीक है, उसे बुलाओ या उसकी बड़ी बहन को। फिर देखिएगा अगला है ट्रेन से पहुंचो अथवा हवाई जहाज से पहुंचो। ट्रेन से पहुंचो अथवा हवाई जहाज से पहुंचो। अथवा हवाई जहाज से पहुंचो। चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कंप्यूटर चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे मोटरसाइकिल। दोनों में से कोई एक चीज लेनी है तो अथवा, चाहे, या, है ना। पढ़ाई पूरी कर लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ाई पूरी कर लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ विभाजक जैसी स्थिति है और विभाजक वाले शब्द आप देख रहे हैं या, अथवा, चाहे, नहीं तो, ये सब विभाजक है तो संयुक्त वाक्य ही है, लेकिन इसमें जो दो उपवाक्य है उसमें एक को कहीं स्वीकार किया जाता है, दूसरे को त्यागा जाता है। इसलिए विभाजन की स्थिति यहाँ इन समुच्चय बोधक अवयवों से प्रतीत होती है। फिर देखिएगा तीसरा हमारा जो इसमें उपवाक्य है, तीसरा जो भेद है संयुक्त वाक्य का, वो कौन सा है? वो है विरोधवाची संबंध। विरोधवाची संबंध कौन सा है? विरोधवाची संबंध। दो उपवाक्यों के मध्य में विरोधाभास का आभास होता है। दो उपवाक्यों के मध्य में विरोध का आभास होता है। विरोध का आभास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं। हमने तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हमने तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हमने तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन वे नहीं माने। ठीक है मित्रों, लेकिन आ गया है, लेकिन वे नहीं माने। नौकरी तो मिली मगर तनख्वाह बहुत कम है। नौकरी तो मिली मगर तनख्वाह बहुत कम है। नौकरी तो मिली मगर तनख्वाह बहुत कम है। फिर देखिएगा
फिर देखें अपन, उसके लिए ये नौकरी नहीं है बल्कि तफरी का जरिया है। फिर लिखिए, उसके लिए यह नौकरी नहीं है बल्कि घूमने का जरिया है, घूमने का जरिया है। ठीक है मित्रों, घूमने का क्या है? जरिया है, एक साधन है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पर हमने क्या लिखा? मगर, बल्कि, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब। ठीक है, मुझे काम तो करना है किंतु वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। तो आप सोचिए, यहां विरोधवाची, करना तो है किंतु बीच में आती विरोध जैसी स्थिति है, विरोध का आभास होता है। चौथा आप देखिएगा मित्रों, इसमें चौथा है हमारा परिणामवाची संबंध। वाची संबंध दो उपवाक्यों के मध्य में है ना, दो उपवाक्यों के मध्य में कार्य कारणवाची या परिमाणवाची संबंध होता है। परिणामवाची संबंध होता है। ठीक है मित्रों, परिणामवाची संबंध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह बीमार है, इसलिए विद्यालय नहीं आएगा, है ना। कार्य और कारण दोनों ही समझ में। विद्यालय क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह क्या है? बीमार है, इसलिए नहीं आएगा। मैं बहुत थक गया था, मैं बहुत थक गया हूँ, अतएव नींद आ गई। ठीक है मित्रों, अतएव क्या हो गई? नींद आ गई। आप देखिए, अतएव यहां पर आ गया। फिर देखिए एक और उदाहरण, नौकर आना नहीं चाहता था सो बहाना करके बैठ गया। नौकर आना नहीं चाहता था, सो बहाना बनाकर बैठ गया। बहाना बनाकर क्या हो गया मित्रों? बैठ गया। नौकर आना नहीं चाहता था, सो बहाना बनाकर क्या हो गया मित्रों? बैठ गया। ये सब परिणामवाची है, कार्य कारणवाची। मैं बहुत थक गया तो नींद आ गई, अतएव नींद आ गई। नींद आने का कारण क्या है? थकना। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा, इसमें कार्य कारणवाची संबंध है, कार्य कारणवाची संबंध है। ठीक है मित्रों, तो कल इसलिए दुकान नहीं खुली, कि आग लग गई थी। है ना, इसलिए दुकान नहीं खुली मित्रों। कल इसलिए दुकान नहीं खुली कि आग लग गई थी। तो हो गया काम। ठीक है मित्रों, ये जो है वो परिणामवाची संबंध के उदाहरण हैं। अब आप देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण और आपके सामने दे रहा हूं, ऐसे कॉमन उदाहरण। महेश
करता है। ठीक है, दिनेश सिलाई करता है, दिनेश सिलाई करता है, सिलाई करता है। ठीक है मित्रों, वर्तमान में अगर हम इन वाक्यों की बात करें तो ये एक सरल वाक्य है, ध्यान देना, एक सरल वाक्य। अभी वर्तमान स्थिति में ये एक सरल वाक्य है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है मित्रों, अब अगर इन दो सरल वाक्यों को हम किसी योजक द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समझना, किसी योजक के द्वारा हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये हो गया मित्रों योजक, ये हो गया योजक। जैसे ही हमने किसी योजक के द्वारा इन दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया तो मित्रों अब ये जो है वो क्या कहलाएगा, उपवाक्य नंबर 1। अब ये क्या कहलाएगा, उपवाक्य नंबर 1। और फिलहाल अब ये क्या कहलाएगा, उपवाक्य नंबर 2। ध्यान देना, ये है उपवाक्य नंबर 2। ठीक है, जैसे ही और हटाते हैं तो ये दोनों जो उपवाक्य हैं पुनः सरल वाक्य में बदल जाते हैं। इसलिए ये जो उपवाक्य है मित्रों, इनको हम कहते हैं समस्तरीय उपवाक्य। क्या कहते हैं मित्रों, समस्तरीय उपवाक्य, यानी इन दोनों का स्तर एक जैसा है, न तो इस वाक्य पर ये आश्रित है न इस वाक्य पर ये आश्रित है। इसलिए दोनों ही उपवाक्य जो है वो समस्तरीय है, दोनों को अलग किया जा सकता है और अलग करते ही ये अपना स्वतंत्र अर्थ जो है वो बता देते हैं। इसलिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर इतना ही होता है कि संयुक्त वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य है मित्रों वो दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना, दोनों ही समस्तरीय होते हैं, समानाधिकृत होते हैं, दोनों का महत्व बराबर है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अलग भी हो सकते हैं और साथ भी चल सकते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में आने वाले जो उपवाक्य हैं उनमें आपस में जो संबंध होता है वो आश्रय आश्रित संबंध होता है, यानी वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिलहाल इस पूरी ही रचना को हम क्या कह सकते हैं मित्रों, हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। मित्रों क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, एक संयुक्त वाक्य लिख रहा हूं, देखिएगा। हम रेलवे स्टेशन गए, स्टेशन गए, अतिथियों को गाड़ी में बिठाया और घर आ गए, मित्रों ये एक संयुक्त वाक्य है। और इस संयुक्त वाक्य में अगर आप बात करते हैं तो 3 उपवाक्य हैं, उपवाक्य नंबर 1, उपवाक्य नंबर 2 और उपवाक्य नंबर 3। ये योजक शब्द है और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए यहाँ कॉमा लगा दिया गया है। इसलिए 2 या 2 से अधिक उपवाक्य भी संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूं कि संयुक्त वाक्य वाला जो पूरा भाग है वो विस्तार से आपको समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, मिश्र वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य की तरफ बढ़ना है मित्रों, मिश्र वाक्य की तरफ। देखिए मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है मित्रों, मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि से वे वाक्य, रचना की दृष्टि से वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके
आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों में भी प्रायः दो उद्देश्य एवं दो विधेय होते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में आने वाले उपवाक्यों के मध्य आश्रय आश्रित का संबंध होता है, आश्रय आश्रित का संबंध होता है, किसका संबंध होता है मित्रों? आश्रय आश्रित का क्या होता है? संबंध होता है। यानी प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है या मुख्य कथन होता है जिसकी पूर्ति या विस्तार आश्रित उपवाक्य के रूप में होता है। पूर्ति या विस्तार आश्रित उपवाक्यों के रूप में होता है, आश्रित उपवाक्यों के रूप में होता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हम समझते हैं, उदाहरणों पर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, मिश्र वाक्य में माताजी ने कहा था, अब आप सोचिए, माताजी ने कहा, इतना कहकर हम रुक जाएं तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, बात पूरी नहीं हुई, क्या कहा। अब आप सोचिए, हमने यही कहा कि प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है या मुख्य क्रिया होती है, जिसकी पूर्ति या विस्तार हेतु हम जिन उपवाक्यों की रचना करते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो माताजी ने कहा कि वे कल से खाना नहीं बनाएंगी, ध्यान देना, यहां पर भी दो उपवाक्य है, इस बात को समझते हैं। यहां देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। माताजी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है मित्रों? प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। की जो है वो योजक है, ठीक है। और वे कल से खाना नहीं बनाएगी, आश्रित उपवाक्य है मित्रों। क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और ये जो पूरी रचना है, ये मिश्र वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? मिश्र वाक्य कहलाती है। एक दूसरे पर ये क्या करते हैं? निर्भर है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, अधूरा अधूरा लगता है। चलिए एक और
हम वाक्य लिख लेते हैं। वह किताब फट गई जिसे आपने दिया था। वह किताब फट गई, वह किताब फट गई, वह किताब फट गई जिसे आपने दिया था, मित्रों यहाँ पर जो प्रधान उपवाक्य है वो आपने दिया था, जिसे आपने दिया था, वह किताब फट गई, ये आश्रित उपवाक्य होगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य आगे ही आए, कभी कभी प्रधान उपवाक्य बाद में भी आ सकता है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे, घबराए नहीं। एक उदाहरण और लिख लेते हैं। हम लोग स्टेशन तब पहुंचे, हम लोग स्टेशन तब पहुंचे, हम लोग स्टेशन तब पहुंचे, पहुंचे जब गाड़ी निकल चुकी थी, गाड़ी निकल चुकी थी। प्रधान जो उपवाक्य है मित्रों वो जब से शुरू होता है, जब गाड़ी निकल चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को हम देखने वाले हैं मित्रों, लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको यहां पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझा दिया गया है मित्रों। मिश्र वाक्यों में अभी हम बहुत सारे उदाहरणों पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि आश्रित उपवाक्यों के भेदों पर भी हम चर्चा करेंगे। और आश्रित उपवाक्य के भेद सभी जो है वो मिश्र वाक्य ही होते हैं, इसलिए मिश्र वाक्यों के भी बहुत सारे उदाहरण हमें देखने हैं। आप तीनों को कंपैरेटिवली जब देखेंगे तो साधारण वाक्य में केवल एक वाक्य है, उपवाक्य की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रायः एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा। उसके 4 भेद किए गए हैं। क्या क्या किया गया है? एक तो संयोजक संबंध है, विभाजक संबंध है, विरोध सूचक संबंध है और परिणाम सूचक संबंध है। और तीसरा मिश्र वाक्य है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित 2 या 2 से अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं मित्रों। तो ये बेसिकली आपको जो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद है उनको समझाने का प्रयास किया है। मुस्कुराते रहिए, तनाव लेने से वाक्य याद होने वाले नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल मस्त होकर इस कक्षा को एक बार पुनः देखिए। यही तो ऑनलाइन क्लास की विशेषता है मित्रों। अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते तो शर्मा सर आपको एक ही बार पढ़ा रहे होते और रजिस्टर में आपने लिखा होता, उस रजिस्टर को आपको बार बार पढ़ना था। लेकिन अब तो आप शर्मा सर से बार बार वाक्य विचार को पढ़ सकते हैं। तो आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, लक्ष्य तक पहुंचना है, हिम्मत हम नहीं हारेंगे, हम तो जीतेंगे जरूर इस बार इस बाजी को। धन्यवाद।